नमस्कार मित्रों, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला को शुरू किया था और इस वीडियो में भी हम हिंदी वर्णमाला को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आपने पहले जाना था कि कितने प्रकार के वर्ण हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त होते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं। ठीक है, ये सब चीज आप समझ चुके हैं और हमने बोला था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे अघोष वर्ण, सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं। और आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्णमाला में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो बहुत ही ध्यान देने योग्य बात होते हैं और उनको हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें बाह्य प्रयत्न के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, तो सबसे पहले मुख्य रूप से हम जानेंगे कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर कुछ वर्ण होते हैं घोष और अघोष। अघोष वर्ण होते हैं और घोष वर्ण होते हैं और इन्हीं घोष वर्णों को सघोष वर्ण भी कहा जाता है। फिर इसके बाद और दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण। ठीक है, तो जब आप स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे, जो आपका स्वर तंत्र है जहां से आपकी आवाज निकलती है, उसके कंपन के आधार पे अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है अघोष वर्ण और होता है दूसरा सघोष वर्ण या फिर इसे घोष वर्ण कहते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आइए, बहुत ही आसान है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। अघोष वर्णों की अगर हम लोग बात करेंगे तो अघोष वर्णों की संख्या होती है 13। अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13। और सघोष या घोष वर्णों की संख्या जस्ट इसका अपोजिट होती है। ये आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी कि 13 का उल्टा कितना होगा। अगर संख्याओं को अगल बगल कर दें तो ये 13 का उल्टा हो जाएगा 31। ठीक है, और 13 का उल्टा 31 हो जाएगा। तो इसमें आप बात कर रहे हैं कि अघोष संख्या 13 होती है, घोष या सघोष वर्णों की संख्या 31 होती है। अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे? तो 13 और 31 जब ये जोड़ेंगे आप, तो इसको जोड़ने पर आपको जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी 44। और 44 संख्या किसकी होती है? तो हमारे वर्णमाला में जितने मूल व्यंजन होते, मूल वर्ण होते हैं, उनकी संख्या होती है 44। और मूल वर्णों में आप पिछली वीडियो में जानते होंगे कि किसे शामिल किया जाता है। तो मूल वर्णों में आपको सभी स्वरों को शामिल करना होता है, इसके बाद मूल व्यंजनों को शामिल करना होता है। सभी स्वरों की संख्या 11 होती है और इसके बाद मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, तो कुल मिलाकर के 44 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे अगर आप वर्णों को देखेंगे तो कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? दो प्रकार के वर्ण, एक होता है अघोष वर्ण और दूसरा होता है घोष या सघोष वर्ण। और अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। फिर इसके बाद अगर घोष या सघोष की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो वह 31 होती है। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा वर्ण है जिसे आप शामिल करते हैं अघोष में। तो ध्यान देंगे कि जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजनों के सभी वर्गों के प्रथम का मतलब पहला और दूसरा, सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण को आप शामिल करते हैं अघोष में, और प्लस और स, इन तीनों को आप शामिल करते हैं किसमें? तो अघोष में। सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय, जैसे क ख च छ ट ठ त थ और प फ, कुल कितने वर्ग होते हैं? तो कुल 5 वर्ग हैं जिनमें स्पर्श व्यंजनों को गिनाया गया है। और उनमें अगर आप जितने भी वर्ग हैं सभी के अगर पहले और दूसरे वर्ण को आप लेते हैं तो वह कैसे होते हैं? तो वह होते हैं अघोष वर्ण। फिर इसके बाद अब आप आगे
तीनों प्रकार के स को आप गिनेंगे तो यह हो जाएगा अघोष वर्ण। जब आप देखेंगे तो कुल वर्ग कितने हैं, तो कुल वर्ग हैं 5 और हर एक वर्ग से आप 2 व्यंजनों को ले रहे हैं, 2 वर्ण आप ले रहे हैं, तो 5 दूना के 10, यहां पर 10 वर्ण हो जाएंगे और प्लस इनको जब आप गिनेंगे तो 1 2 3, इनकी संख्या 3 है, तो कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो जाएगी, 13 संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद अब इन 13 के अलावा जितने भी वर्ण बच गए हैं इन 44 में से, उन्हें आप किसे गिनेंगे, तो उन्हें सघोष या फिर घोष वर्ण में गिनेंगे। अर्थात अगर आप सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों को अघोष वर्ण आप मानते हैं, तो बाकी तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण, मतलब वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण अगर आप इनको गिनेंगे तो हर एक वर्ग से 3 अक्षर आप ले रहे हैं, 3 वर्ण ले रहे हैं, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तो कुल कितने वर्ग हैं, तो कुल 5 वर्ग हैं और एक वर्ग से आप 3 वर्ण को ले रहे हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 15। फिर इसके बाद अगर इसमें देखें तो आप देख रहे होंगे कि अंतस्थ व्यंजनों को आप इसमें नहीं गिने हैं, आप उष्म व्यंजनों में सिर्फ 3 व्यंजनों को ही आप गिन पाए, स, श और स को, ये 3 व्यंजनों को ही आप सिर्फ गिन पाए। किसमें, उष्म व्यंजन में, तो उष्म व्यंजन में एक ह बचा हुआ है और पूरा का पूरा अंतस्थ व्यंजन बचा हुआ है, तो आप ले सकते हैं अंतस्थ व्यंजनों को, अंतस्थ व्यंजन को, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या या र ल व होती है, या र ल व की संख्या 4 हो जाएगी, तो ये 15 और 4 मिला के 19 संख्या हो जाएगी। आप प्लस आप अभी ह को नहीं गिन पाए हैं, तो प्लस आप ह को गिनेंगे तो यह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 15 और ये 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 के बाद अब अगर आप आगे गिनना चाहते हैं तो सभी स्वरों को भी घोष वर्ण में या फिर सघोष वर्ण में गिना जाता है। तो सभी स्वर किस में गिने जाते हैं, तो सभी स्वर की संख्या 11 होती है और उनको घोष या फिर सघोष वर्ण में उनको हम गिनते हैं। तो अभी आप जब गिनेंगे तो वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, इनकी संख्या 15 हो जाएगी और इसके बाद अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, इसके बाद ह की संख्या 1, तो 4 और 1 5, तो 15 और 5 मिलाकर के 20 संख्या होती है। और सभी स्वरों को अगर आप मिलाएंगे तो सभी स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और सभी स्वरों की संख्या जब 11 होती है तो 20 और 11 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे वर्णों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। और 2 वर्ग कौन कौन से हैं, तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण के वर्ग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, इसके बाद अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है। और ये जो घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण है, ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर है। प्रयत्न देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, मतलब जब किसी वर्ण को आप उच्चारण करने की चेष्टा करते हैं, मतलब उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं, तो उच्चारण करने से पहले मुख के अंदर जो चेष्टा होती है, जो प्रयत्न आप करते हैं, वह होता है आभ्यंतर प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न का मतलब जब आप वर्णों को उच्चारण कर रहे होते हैं, उस समय में उच्चारण करते समय जो आप प्रयास करते हैं उसे आप कहते हैं बाह्य प्रयत्न। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, ये सभी बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के प्रकार हैं। अब हमने अघोष और सघोष को जान लिया, अब हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण की। तो यहां जब आप देखेंगे कि आपको बताया जा रहा है अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ध्यान दीजिएगा, यहां अल्प देख रहे होंगे, यहां प्राण देख रहे होंगे, यहां महा और प्राण। अगर आप बात करेंगे तो यहां पर अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब 2 शब्द हैं इसमें, एक है अल्प और दूसरा है प्राण। तो अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा, अल्प का मतलब क्या होता है, कम या फिर थोड़ा। जबकि प्राण, प्राण का मतलब क्या होगा, तो आपको यहां समझना पड़ेगा, प्राण का मतलब हवा से लिया गया है, प्राण का मतलब किससे लिया गया है, हवा से। और इसी हवा को आप क्या कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। मतलब जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय
अगर कम हवा निकलेगी, कम हवा निकलने का मतलब जैसे देखिए इसे प्राण क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है अगर उसके शरीर से हवा निकल जाए तो क्या वह आपसे बात कर पाएगा? उसे लोग कहते हैं कि मृत हो गया है। डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वह कहेगा कि भैया ये हवा हम नहीं भर पाएंगे। तो हवा नहीं भर पाएंगे मतलब प्राण डॉक्टर नहीं डाल सकता। अगर किसी व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ गए हैं तो डॉक्टर क्या करेगा? प्राण डाल सकता है क्या उसके शरीर में? ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्राण का मतलब हवा या फिर प्राण वायु से है, और अल्प का मतलब होता है कम या फिर थोड़ा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है अल्प प्राण वर्ण और दूसरा होता है महाप्राण वर्ण। और यह किसके आधार पर विभाजन है? तो यह प्राणत्व के आधार पर विभाजन आप करेंगे तो दो प्रकार के वर्ण हैं। और प्राणत्व के आधार पे किन वर्णों को अलग अलग विभाजित किया जाता है? तो उन्हीं मूल वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, मतलब वर्णमाला में जितने मूल वर्ण हैं उनको ही सिर्फ प्राणत्व के आधार पे अलग अलग किया जाता है। मतलब जिनको अघोष और सघोष बांटा गया था, केवल उन्हीं को अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में अलग अलग बांटा जाएगा। अगर आप अल्प प्राण की बात करते हैं तो इसकी संख्या होती है 30 यानी 30, और महाप्राण वर्णों की संख्या अगर बात करेंगे तो 30 और 14 कितना हो जाएगा? तो 44 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 14 क्या होता है? 44 होता है। ठीक है, तो इस आधार पे अल्प प्राण। और ध्यान दीजिएगा कि जब आप किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो कम हवा निकलती है आपके मुंह से तो आप उसे कहते हैं अल्प प्राण, और जब ज्यादा हवा निकलेगी, महा का मतलब ज्यादा, प्राण का मतलब वायु, जब ज्यादा हवा निकलेगी तो वह कैसा वर्ण कहलाएगा? तो वह कहलाएगा महाप्राण। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे पता करना है कि किसमें कम हवा निकलती है, किसमें ज्यादा हवा निकलती है। तो आप अपना हाथ जो है वह मुंह के ज्यादा करीब में लेके जाइए, मतलब इतना थोड़ा सा गैप रहे, फिर इसके बाद आप बोलना शुरू करिए। बोलिए क, हमारे साथ बोलिए, आप समझ पाएंगे कि किसे अल्प प्राण और किसे महाप्राण में आप रख सकते हैं। बोलिए क, बोलिए ख, क ख, क ख, क ख। इस प्रकार जब आप 2-3 बार उच्चारण करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि क का उच्चारण करते समय कम वायु निकल रही है, जबकि ख का उच्चारण करते समय अधिक वायु निकल रही है। उसी प्रकार उसी वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उसकी संख्या को आप आगे बढ़ाए। बोलिए क, ख, ग, घ, न, क, ख, ग, घ, न, क, ख, ग, घ, न। तो आप देख रहे होंगे कि क, इसके बाद ख, इन दोनों में क में कम वायु निकल रही होगी, ख में अधिक वायु निकल रही होगी, फिर ग में कम वायु, घ में अधिक वायु, और इसके बाद न में भी कम वायु निकल रही होगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण किसमें गिने जाते हैं? तो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण गिने जाते हैं अल्प प्राण में। इनके लिए संस्कृत में एक सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है कि वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः। मतलब वर्गाणाम मतलब वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो वर्गों के, पहली बात है कि वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, इनको गिनेंगे तो 5 वर्ग होते हैं। हर एक वर्ग में आप 3 वर्णों को ले रहे हैं, तो इस प्रकार संख्या हो जाएगी 15। तो 15 वर्णों को, जितने भी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण हैं उनको आप गिनते हैं अल्प प्राण में। फिर इसके बाद आप देखे होंगे कि वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च। यणस् का मतलब यह संस्कृत में एक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार। इसमें गिना जाता है कि य, र, ल, व। इसमें यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो इसमें व्यंजन वर्ण है और वो होते हैं यणस्, मतलब यण, य, र, ल, व, जिनको आप अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं या तो यण प्रत्याहार के वर्ण गिने जाते हैं या फिर अंतस्थ व्यंजन के वर्ण गिने जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनको जब आप गिनेंगे तो य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 होती है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन इसमें शामिल किया जाता है अल्प प्राण में? तो सभी स्वरों को शामिल किया जाता है। मतलब यह माना जाता है
कि जितने भी स्वर है अगर आप उनका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख से कम हवा निकलती है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें आप क्या कर सकते हैं, अल्प प्राण वर्ण कह सकते हैं। और सभी स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो 15 और 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग कितना होगा, 19। और 19 में अगर आप 11 जोड़ देते हैं तो इसकी संख्या हो जाती है 30, ठीक है। तो इस प्रकार अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 30 हो जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं अब महाप्राण में। तो ध्यान दीजिएगा, महा का मतलब आपको समझना है अधिक, और प्राण का मतलब क्या समझना है, वायु समझना है। जैसे आप बोलिए, फिर से एक बार प्रयास करिए, क ख ग घ। आप अपने हाथ की जो ये अंगुलियां हैं इनको थोड़ा पास में लेके आइए, मुंह से सटाइए मत, लेकिन अब बोलने का प्रयास करिए। बोलिए क ख ग घ। तो आप देख रहे होंगे आप ख का उच्चारण कर रहे हैं और घ का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा हवा निकल रही है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वर्गों के जितने भी वर्ग हैं, वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, इनमें एक संस्कृत में सूत्र भी चलता है कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणाः। मतलब यहां आप सुने होंगे वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ। द्वितीय चतुर्थौ का मतलब वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। और आप इस प्रकार देख सकते हैं कि कुल 5 वर्ग हैं और 5 में आप दूसरा और चौथा यानी 2 वर्ण को ले रहे हैं, और इस तरह से संख्या हो जाएगी 5 दूना 10। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखे होंगे कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च। सलश्च का मतलब यह सल प्रत्याहार है, और सल प्रत्याहार का मतलब यह हुआ कि सल प्रत्याहार में तीनों प्रकार के स और ह आते हैं। मतलब श, श और स और ह, ये तीनों प्रकार के स और ह आते हैं। तो जितने भी सल प्रत्याहार हैं उनको आप कहते हैं हिंदी में ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, स स स और ह, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो आप जब देखेंगे तो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण की संख्या 10 हो जाएगी, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो अगर 10 और 4 को आप जोड़ेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 14। इस प्रकार महाप्राण वर्ण कितने होते हैं, तो ये 14 होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्ण कितने होते हैं और सघोष वर्ण कितने होते हैं, ठीक है। ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसके साथ ही आपने समझ लिया कि अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। अगर हम रिवाइज करने के आधार पर देखें तो आपको बताना है कि महाप्राण की संख्या कितनी है, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आप आराम से बता पाएंगे कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। और सघोष की संख्या बताने के लिए आपको थोड़ा भी मेहनत नहीं करना है, क्योंकि इसी का उल्टा कर लेंगे। सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण, इसकी संख्या आप यहीं से उल्टा कर लीजिए तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। इसके बाद आपको यहां ध्यान देना है कि सभी स्वर जिसमें गिने जा रहे हैं उसकी संख्या अधिक हो जा रही है। सभी स्वर जिसमें गिने जा रहे हैं उसकी संख्या अधिक हो जा रही है। तो सघोष में सभी स्वरों को गिना जाता है। इसके बाद और महाप्राण और अल्प प्राण की बात करेंगे तो अल्प प्राण में बात करेंगे तो उसकी संख्या 30 होती है, और महाप्राण वर्णों की संख्या बात करेंगे तो महाप्राण वर्णों की संख्या होती है 14। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद करना हो कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण है और स्वरों में दे दिया जाता है कि अगर 3 ऑप्शन में व्यंजन को दे दिया गया, 3 ऑप्शन में किसको दे दिया गया, व्यंजन में, और 1 ऑप्शन में स्वर को दे दिया गया, तो ध्यान देंगे कि जहां संख्या आपको 30 या फिर अधिक समझ में आ रही होगी वहीं पर पूरे के पूरे स्वर शामिल किए गए हैं। मतलब सभी स्वर सघोष हैं और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, ठीक है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से सघोष वर्ण है, निम्न में से अघोष वर्ण है, तो उसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा। और स्वरों को तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि जिसकी संख्या अधिक होती है उसमें स्वरों को गिना जाता है। इस प्रकार सघोष में भी स्वर है और अल्प प्राण में भी स्वर है। और इतना आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि वर्णमाला में
हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वर्णमाला में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पहला बिंदु है कि पंचमाक्षर का स्थान अनुस्वार ले लेता है। मतलब पहला बिंदु है, आप कॉपी पेन लेकर लिख भी सकते हैं कि पंचमाक्षर का स्थान कौन ले लेता है? अनुस्वार ले लेता है। जैसे अगर आप लिखते होंगे व्यंजन, आप लिखते होंगे व्यंजन, तो ध्यान दीजिएगा कि य पे आप अनुस्वार लिखते होंगे, या फिर आपने अधिकतम जगह पे यही देखा होगा। संस्कृत में अलग प्रकार का लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में आप अधिकतम य के ऊपर आपने अनुस्वार देखा होगा। लेकिन जब आप संस्कृत में जाएंगे तो अगर अनुस्वार के बाद उसी कोई भी किसी भी वर्ग का जो व्यंजन होता है, मतलब अनुस्वार के बाद अगर वर्गीय व्यंजन है, तो यह अनुस्वार उसी व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे अनुस्वार के बाद आप देख रहे होंगे ज है, अनुस्वार के बाद क्या है? ज है, और ज का पंचमाक्षर या फिर ज किस वर्ग में आता है? तो ये च छ ज झ च वर्ग में आता है, और च वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? य है। और इस प्रकार से अगर आप इसको बनाएंगे तो यह हो जाएगा व्यंजन। मतलब अनुस्वार किसमें बदल गया? तो अनुस्वार के बाद जो वर्गीय व्यंजन था, उसी वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण में अनुस्वार बदल गया। फिर इसके बाद आप ध्यान देंगे पतंजलि, आप लिखते होंगे कहीं पर, आपने देखा होगा पतंजलि, तो पे अनुस्वार होता है, तो वर्ण पे क्या आप देखे होंगे? अनुस्वार। और ध्यान दीजिएगा, तो पे जब अनुस्वार देख रहे हैं उसके आगे क्या है? ज है, और जब इसको आप लिखेंगे तो अनुस्वार ज जिस वर्ग में आता है उसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा। मतलब यहां हो जाएगा प त आधा य, फिर इसके बाद ज और ली, पतंजलि। इस प्रकार से संस्कृत में पतंजलि लिखा जाता है। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो आपने देखा होगा हिंदी में गंगा इस प्रकार से लिखा जाता है, ग पे अनुस्वार लगाया जाता है। लेकिन अगर हमने बताया कि अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आता है, अनुस्वार के बाद क्या आता है? कोई वर्गीय व्यंजन आता है, तो यह अनुस्वार उसी वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अर्थात ग किस में आता है? तो यह क वर्ग में आता है, और क वर्ग का जो पंचम वर्ण है वह क्या है? ङ है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि संस्कृत में जब आप देखेंगे तो ग आधा ङ, इसके बाद गा, इस प्रकार से लिखा जाता है, या फिर आप इस प्रकार से देखते होंगे। इस प्रकार से आप गंगा देख रहे होंगे। तो आपने पहली पॉइंट समझ लिया कि पंचमाक्षर का स्थान कौन ले लेता है? तो पंचमाक्षर का स्थान अनुस्वार ले लेता है। मतलब यहाँ पंचमाक्षर है, इसको व्यंजन अगर लिखेंगे तो यहाँ आप पंचमाक्षर के जगह पर आप अनुस्वार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने पहली पॉइंट को समझ लिया। और दूसरी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दूसरी पॉइंट है कि पंचमाक्षरों को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। मतलब वर्गीय व्यंजनों में जितने भी पंचम वर्ण हैं उनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। जैसे पहला अगर आप क वर्ग की बात करेंगे तो उसमें जो पंचम वर्ण है वो ङ है, फिर इसके बाद ञ है, फिर इसके बाद ण है, फिर इसके बाद न है, इसके बाद म है। इनको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। अनुनासिक वर्ण का मतलब ये हुआ कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो प्राण वायु है वह मुख और नासिक, मुख और नाक दोनों से जब प्राणवायु निकलती है तो उसे कहा जाता है अनुनासिक वर्ण। जैसे आप बोलिए ङ, बोलिए ञ, बोलिए ण, बोलिए न, बोलिए म, तो अगर आप इन पांचों का उच्चारण करेंगे तो इन पांचों का उच्चारण मुख से भी होता है और नासिका से भी होता है। तो इस प्रकार से इनको आप कहते हैं अनुनासिक वर्ण। फिर इसके बाद अनुनासिक वर्णों का जो उच्चारण आपने सुना कि उसका उच्चारण किससे होता है? तो उसका उच्चारण होता है मुख और नासिका से। फिर इसके बाद अनुनासिक वर्ण में अर्धचंद्र बिंदु को भी गिना जाता है। यह जो अर्धचंद्र बिंदु है यह भी अनुनासिक वर्ण है। जैसे अगर इसके उदाहरण में बात करेंगे तो आप लिखते हैं 5, तो आप जब पा बोलेंगे, पांच में जब आप पा बोलेंगे तो उस समय जो आपकी प्राण वायु है मुख और नासिका दोनों से निकल रही है। फिर इसके बाद आप बोल करके देखिए दंत, जब आप बोलेंगे दंत तो दन में अनुस्वार आप देख रहे होंगे। दंत मतलब
द और आगे अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है, लेकिन अर्धचंद्र बिंदु का आप जब उच्चारण करेंगे तो यह मुख और नासिका दोनों से होता है। इस प्रकार जब आप लिखते हैं दांत, दांत लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे कांच, या फिर आप लिखेंगे ढांचा, आप लिखेंगे क्या, ढांचा। तो उसमें पांच, दांत, कांच, ढांचा, इन ये सभी क्या है, तो ये सभी क्या है, अनुनासिक वर्ण है, क्योंकि अगर आप इनका उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु कहां कहां से निकलती है, मुख और नासिका दोनों स्थान से प्राणवायु निकलती है। तो आप समझ चुके होंगे कि अनुनासिक वर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली पॉइंट आती है, आप लिख सकते हैं कि जब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है तो उसके दो कारण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जब 10 मानी जाती है तो उसके कितने कारण होते हैं, दो कारण होते हैं। और दो कारणों में पहला कारण यह है कि री को अपभ्रंश भाषा का स्वर माना जाता है। री को क्या माना जाता है, अपभ्रंश भाषा का स्वर माना जाता है। मतलब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन जब आप री को निकाल देंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी 10। और री को किस आधार पे निकालेंगे, तो री को आप आधार पे निकालेंगे अपभ्रंश भाषा का स्वर के आधार पे। जैसे मान लीजिए अगर विकल्प में दे दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, तो पहले विकल्प दे दिया 9, फिर इसके बाद 7 दे दिया, फिर इसके बाद 10 दे दिया, 10 के बाद 5 दे दिया, ठीक है, या फिर 4 दे दिया यहां पर। तो आप किसको सही करेंगे, तो यहां पर आप 10 को सही करेंगे। किसको सही करेंगे, 10 को सही करेंगे। लेकिन इसमें पहला कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है कि री को स्वरों में नहीं गिना जा रहा हो, क्योंकि री को क्या माना जाता है, तो अपभ्रंश भाषा का स्वर माना जाता है। इसके बाद दूसरा कारण यह हो सकता है कि अ जो है उसका मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। जो अ स्वर है इसकी मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा नहीं होती। जैसे आप देखते होंगे कि जितने भी स्वर हैं, जैसे आ है तो इसके लिए यह मात्रा का चिन्ह अपनाया जाता है। ई के लिए इस प्रकार की मात्रा, बड़ी ई यानी दीर्घ ई के लिए ऐसी मात्रा, ह्रस्व ऊ के लिए इस प्रकार से मात्रा, दीर्घ ऊ से इस प्रकार का चिन्ह बनाया जाता है। और इसके बाद री के लिए इस प्रकार से चिन्ह बनाया जाता है, ए के लिए इस प्रकार से। और अगर बात करेंगे आप ऐ के लिए तो इस प्रकार से मात्रा का चिन्ह है। ओ के लिए एक खड़ी पाई उस पे एक झंडी होती है, और औ के लिए एक खड़ी पाई और उस पे 2 झंडी होती है। तो आप देख रहे होंगे कि यह जो 10 स्वर हमने लिख दिया है, 10 स्वरों में उनकी अपनी एक मात्रा चिन्ह है, उनका एक क्या है, अपना एक मात्रा चिन्ह है। लेकिन अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है। तो अ को भी आप मात्रा के आधार पे स्वरों से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। अ को आप अगली पॉइंट लिख सकते हैं कि अ को अदृश्य मात्रा वाला स्वर भी कहा जाता है। आप अगली पॉइंट लिख सकते हैं कि अ को अदृश्य मात्रा वाला स्वर भी कहते हैं। जैसे अगर आप लिख रहे हैं क, इसके बाद च, इसके बाद छ लिख रहे हैं, तो इसमें आप जब बोल रहे हैं क, च और छ, इसमें अ छिपा हुआ है। क्या अ की कोई मात्रा आप कहीं देख पा रहे हैं? नहीं, केवल हलंत गायब है, लेकिन आप अ की कोई मात्रा नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर वही हमने लिख दिया का, ची, छू, तो आप देख रहे होंगे तो का लिखते समय आ की मात्रा का चिन्ह बनाया गया है, ची लिखते समय दीर्घ ई की मात्रा का चिन्ह बनाया गया है, छू लिखते समय ह्रस्व ऊ का चिन्ह बनाया गया है। तो इस प्रकार से सभी मात्राओं का चिन्ह यहां पर है, लेकिन अ का कोई भी आप चिन्ह नहीं देख पा रहे होंगे। तो इसलिए मात्रा के आधार पर अ को स्वर नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। और अ को क्या कहा जाता है, तो इसे अदृश्य मात्रा वाला स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं।
अगली पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अनुस्वार वर्ण का उच्चारण स्वर के बाद होता है। अनुस्वार वर्ण का उच्चारण किसके बाद होता है? स्वर के बाद होता है। जैसे आपने लिख दिया अंत, आपने लिखा अंत, तो जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद करने समय मतलब आपने अ लिखा, फिर इसके बाद अनुस्वार लिखा, फिर इसके बाद त लिखा, तो अ का जब भी आप अनुस्वार का जब भी आप उच्चारण करेंगे तो स्वर के बाद ही करेंगे। फिर इसके बाद मान लीजिए आपने लिखा पंत, आपने लिखा संत, तो प के बाद आप अ लिखते हैं, अ के बाद आप लिखते हैं अनुस्वार, फिर इसके बाद त लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर अगर आप लिखेंगे तो स लिखेंगे, फिर इसके बाद अ लिखेंगे, फिर अनुस्वार लिखेंगे, फिर इसके बाद आप त लिखेंगे। तो यहां जब भी आप देख रहे होंगे तो अनुस्वार का उच्चारण किसके बाद होता है? तो अनुस्वार का उच्चारण होता है स्वर के बाद। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं कि र के विभिन्न रूप भी होते हैं। वर्णमाला में जो र है, र को क्या कहा जाता है? हमने कल पिछली वीडियो में आपको बताया था कि र को लुंठित या फिर प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है, और र के कई रूप होते हैं। र के कई रूप होते हैं, जैसे आप लिख रहे होंगे क्रम, वक्र, फिर इसके बाद आप लिख रहे होंगे प्रकाश, इसी में प्रकाश लिखना चाहिए था, प्रकाश, फिर इसके बाद आप लिख रहे होंगे ट्रक, ट्रेन, ड्रम, और एक और रूप होता है जब अर्धवृत्त के रूप में व्यंजन के ऊपर आप र बनाते हैं। जैसे आप लिख रहे होंगे कार्य, धर्म, कर्म। आइए देख लेते हैं कि वर्ण विच्छेद से यह किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे आप अगर क्रम लिखना चाहते हैं तो क्रम लिखते समय आपको पहले आधा क लिखना होता है, फिर इसके बाद पूरा र लिखना होता है, फिर म लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप लिखते हैं क्रम। फिर इसके बाद अगर ट्रक लिखना हो तो ट्रक में भी आपको वही विधि अपनानी है, मतलब आधा ट लिखना है, फिर पूरा र लिखना है, फिर इसके बाद क लिखना है। फिर इसके बाद अगर कार्य लिखना चाहते हैं तो कार्य लिखते समय आप लिखेंगे का, अधन, आधा र और धन य। इस प्रकार से कार्य लिखा जाता है। मतलब अगर आधा र है तो वह अपने से बाद वाले व्यंजन पे अर्धवृत्त के रूप में ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे अगर आप धर्म लिखें तो पहले आपको पूरा ध लिखना पड़ेगा, फिर आधा र लिखना पड़ेगा, फिर म लिखना पड़ेगा। तो जो र है वह आधा है, और वह आधा र के बाद जो भी व्यंजन मिलेगा वह उसके ऊपर ही अर्धवृत्त के रूप में लिख दिया जाता है। तो अगर कोई भी पूरा र है तो पूरा र के लिए दो कंडीशन है कि आप इसको एक पाई के रूप में लिख देते हैं, तिरछी पाई खींच देते हैं तो यह एक र का रूप हो जाता है। अगर कोई भी जैसे आधा ट है या फिर कोई ऐसा व्यंजन है जिसमें आप पाई के रूप में इस तरह से आप डंडा नहीं खींच सकते, वह नीचे गोल है, तो नीचे गोल में जैसे ट्रक में र बनता है, ट्रेन में, ड्रम में इस प्रकार से र बनता है। और जब अर्धवृत्त के रूप में ऊपर बनता है तो उससे पहले कंडीशन होती है कि जब आधा र होता है कहीं भी तो वह अपने से बाद वाले व्यंजन में क्या होता है, तो अर्धवृत्त के रूप में लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि र कितने प्रकार का होता है। फिर इसके बाद आइए आप देख लेते हैं कुछ संयुक्ताक्षर को। संयुक्ताक्षर के बारे में समझना भी आपको बहुत बेहद जरूरी है। और आइए देख लेते हैं संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। संयुक्ताक्षर का मतलब कुछ ऐसे अक्षर आप देखते होंगे, जैसे गंगा लिखेंगे जब तो गंगा में इस तरह से ng और ग इस तरह से आप लिखते हो, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना होता है कि जो व्यंजन वर्ण नीचे लिखा रहता है वह पूरा होता है और ऊपर वाला व्यंजन वर्ण आधा होता है। आधा का मतलब अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा ग, इसके बाद आधा ng, फिर गा। इसी प्रकार से अगर आप लिख रहे हैं विद्या, अगर आप क्या लिख रहे हैं विद्या, तो विद्या लिखते समय इस प्रकार से विद्या लिखा जाता है। तो आप देख रहे होंगे नीचे य है और ऊपर द है,
तो इस प्रकार से जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो वी आधा द और इसके बाद या। अगर आप मिट्टी लिखेंगे, मिट्टी आप देख रहे होंगे, तो मिट्टी में आप देख रहे हैं नीचे ट भी है और ऊपर भी ट है, तो उसमें जो नीचे वाला व्यंजन वर्ण होता है वह पूरा होता है और ऊपर वाला आधा होता है। मिट्टी को जब आप वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे तो मी आधा ट इसके बाद टी। फिर इसके बाद जब आप लिखते हैं युद्ध, आप क्या लिखते हैं? युद्ध। तो युद्ध कैसे लिखते हैं? यू इसके बाद ध छोटा सा रहता है। और इसमें ध्यान देंगे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो छोटा वाला व्यंजन बनाया जाता है संयुक्त अक्षर लिखते समय वही आधा होता है या फिर जो बड़ा लिखा है वह आधा होता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन से दूर हो जाएगा। आज के बाद यह जान लीजिए कि जो भी नीचे लिखा जाता है व्यंजन छोटे रूप में वह कैसा होता है? तो वह पूरा होता है। पूरा का मतलब अगर आप इसका विच्छेद करेंगे आप तो यू फिर इसके बाद आधा द और जो नीचे लिखा गया है वह पूरा रहेगा, तो यू आधा द और पूरा ध लिखेंगे आप। फिर इसके बाद एक और होता है कि जैसे आप लिखते हैं ब्रह्मा, आप क्या लिखते हैं? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा लिखते समय आप देखते होंगे कि ह में ही म बनाया जाता है संयुक्त रूप से, ठीक है, ह में म बनाया जाता है। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो इसमें छोटा और बड़ा को अगर आप समझेंगे तो पहले ब्र इसके बाद आधा ह, क्योंकि ह आपको बड़ा दिख रहा होगा, नीचे कौन बनाया गया है? तो म बनाया गया है। तो इसके बाद मां, ब्रह्मा ऐसे लिखा जाता है अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो। फिर एक और समझ लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं कभी कभी द्वारा, आप जब द्वारा लिखते हैं तो वह देखेंगे तो नीचे की तरफ रहता है, लेकिन जब अब एनसीईआरटी के द्वारा मतलब जो भी एनसीईआरटी का जो भी पैटर्न इस समय चल रहा है उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। मतलब कठिन शब्दों का प्रयोग, कठिन अक्षरों का प्रयोग और कठिन भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो अब किताब में आप देख रहे होंगे कि आधा द लिखा रहता है, फिर इसके बाद वा, इसके बाद रा। तो इस प्रकार से आपने कुछ समझ लिया कि संयुक्ताक्षर कितने प्रकार के होते हैं। और हम प्रयास करेंगे अगली वीडियो में आपको उच्चारण स्थान बताने की। तो मित्रों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है और ये अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इन फ्यूचर कभी भी आपको वर्णमाला से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप एग्जाम देते हैं, जितना भी हमने वर्णमाला में टॉपिक आपको अब तक कवर करा दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। और कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो शब्दकोश है हिंदी का, उसमें शब्दों का क्रम कैसे निर्धारित करते हैं। जैसे बास्केट, बॉल और बेसिक, इन तीनों शब्दों में अंग्रेजी के शब्द हैं, तो इनमें आप अक्षरों के आधार पे कौन सा शब्द पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे पे और कौन तीसरे पे, तो इस प्रकार से डिक्शनरी में वर्ड को अरेंज करना होता है। तो हिंदी वर्णमाला में या फिर हिंदी शब्दकोश में आप शब्दों का क्रम कैसे निर्धारित करते हैं ये भी हम लोग सीख लेंगे। फिर इसके बाद किस वर्ण का उच्चारण आपके मुख में कहां से होता है ये हम लोग भी समझ लेंगे। जैसे आपके मुख में कई स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, फिर इसके बाद दंत है, ओष्ठ है, तो कौन सा वर्ण कहां से उच्चरित होता है ये आप समझ लेंगे। फिर इसके बाद शब्दों का क्रम भी हम बनाना सीख लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए ताकि कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो। आप कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो धड़ल्ले से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।